हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने वित्तीय अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक प्रमुख कदम के रूप में वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी कि एफआईआर को अपनाया है, जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी के माध्यम से हितधारकों को प्रसारित एक जोखिम आधारित मीट्रिक है। संचार मंत्रालय द्वारा 21 मई 2025 को जारी निर्देश के अनुसार दूरसंचार विभाग ने हितधारकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी की एफआईआर साझा करने की घोषणा की है। ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी के हिस्से के रूप में विकसित एक मल्टी डायमेंशनल एनालिटिकल टूल का आउटपुट है, जो साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए अग्रिम कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी के साथ वित्तीय संस्थानों को सशक्त बनाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जानते हैं रुपए का क्या हाल है। तो भारतीय रुपए में लगातार कमजोरी का दौर बना हुआ है। गुरुवार 22 मई यानी आज भी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे की कमजोरी के साथ 85.96 के स्तर पर बंद हुआ। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक रुपए में कमजोरी के रुख के पीछे कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिकी बॉन्ड की बढ़ती यील्ड अहम कारण है। वहीं गुरुवार की गिरावट में बड़ा योगदान आयातकों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ना है। इसके साथ ही फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि रुपए और डॉलर की बॉन्ड यील्ड में फासला कम हो रहा है, जिसके चलते भी निवेशक रुपए में कम रुचि ले रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों की भावनाओं को प्रभावित किया है। इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पर गुरुवार को रुपया 85.59 पर ओपन हुआ। इसके बाद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले दिन के 85.58 के इंट्राडे हाई और 86.11 इंट्राडे लो के बीच इसने कारोबार किया। दिन के आखिर में जाकर 85.96 के स्तर पर यह बंद हुआ। इससे पहले बुधवार की बात करें तो बुधवार को रुपया 85.59 के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 3 दिन के अंदर डॉलर के मुकाबले रुपये में 54 पैसे की कमजोरी आ चुकी है। चलिए बुलेटिन में अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का क्या हाल है। तो बीते दिन आधे % की ठीक ठाक बढ़त दर्ज करने के बाद आज यानी गुरुवार 22 मई को शेयर मार्केट में गिरावट का सिलसिला फिर शुरू हो गया। गुरुवार को कारोबार के दौरान बेंचमार्क सेंसेक्स 1100 अंक से ज़्यादा टूट गया और निफ्टी 24,500 से ज़्यादा नीचे चला गया। ग्लोबल मार्केट में तेज बिकवाली के चलते अमेरिकी बॉन्ड पर प्राप्ति में वृद्धि और अमेरिका की राजकोषीय सेहत को लेकर नई चिंता ने निवेशकों को डरा दिया है। सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑयल एंड गैस जैसे इंडेक्स में 0.5% से 1.5% तक की गिरावट यहां पर दर्ज की गई। ब्रॉडर मार्केट में निफ्टी मिड कैप में 0.35% की गिरावट आई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप में 0.1% की मामूली बढ़त यहां पर दर्ज की गई। सेंसेक्स 645 अंक यानी 0.79% की गिरावट के साथ 80,951.99 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी की बात करें तो ये 50,204 अंक यानी कि 0.82% की गिरावट के साथ 24,609.70 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.33% गिरा, जबकि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 0.17% चढ़ा। चलिए अब शेयर बाजार के हाल के बाद बढ़ते हैं गोल्ड की तरफ कि गोल्ड का क्या भाव चल रहा है। तो ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के भाव में 200 रुपये की तेजी रही। सोने का भाव अब बढ़कर 98,650 रुपये प्रति ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी के दाम में भी गुरुवार को जोरदार उछाल देखने को मिला। चांदी का भाव फिर से 1 लाख रुपये प्रति किलो से ऊपर चला गया। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को चांदी के भाव में 2,040 रुपये का इजाफा हुआ। इस तरह चांदी का भाव 1,01,200 रुपये प्रति किलो हो गया। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक स्थानीय मांग में बढ़ोतरी, वैश्विक रुझान और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते सोने चांदी के भाव में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा मूडीज की तरफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग घटाने की वजह से भी सोने की कीमतों में नया अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 99.5% प्योरिटी वाले गोल्ड का भाव 22 रुपये तेजी के साथ 98,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इससे पहले अगर हम बुधवार की बात करें तो सोने के भाव में यहाँ पर 1,910 रुपये की तेजी आई, जिसके बाद भाव 98,450 रुपये प्रति 10 ग्राम भी पहुंच गया था।
देखते हैं अब ज़रा कि ऑटो सेक्टर में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नए लॉन्चेस है। तो टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में एक और दमदार धमाका किया है। कंपनी ने 2025 की टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत 6.89 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। ये प्रीमियम हैचबैक अपने सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो, हुंडई i20 और टोयोटा ग्लांजा को टक्कर देगी। नई अल्ट्रोज में डिज़ाइन, फीचर्स और पावर ट्रेन के मामले में बड़े अपडेट्स किए गए हैं, जिससे वो अपने प्रतिद्वंद्वियों की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मजबूत सिचुएशन में नजर आ रही है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट की शुरुआती एक शोरूम कीमत, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, 6.89 लाख रुपए है। वहीं टॉप वेरिएंट की अगर बात करें तो उसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 11.29 लाख रुपए एक शोरूम है। बढ़ते हैं आगे, बजाज ऑटो की बात करते हैं। तो बजाज ऑटो लिमिटेड ने बताया है कि ऑस्ट्रिया की आर्थिक रूप से संकट में फंसी बाइक बनाने वाली कंपनी केटीएम में बहुमत हिस्सेदारी लेने की बजाज ऑटो योजना बना रही है। ये निवेश बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग BV यानी कि BAIHBV के जरिए किया जाएगा। इस निवेश के लिए कंपनी ने 800 मिलियन यूरो, करीब 7,765 करोड़ रुपए, आप मान लीजिए, इसका जो कर्ज का फंड है वो तैयार किया है। इस कदम के बाद बजाज केटीएम में माइनॉरिटी निवेशक से मेजॉरिटी निवेशक हिस्सेदारी का मालिक बन जाएगा। कंपनी ने कहा कि वो भारत में चल रही केटीएम की गतिविधियों को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी। बजाज का ये कदम इसलिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए कदम उठाया जा रहा है ताकि केटीएम का नियंत्रण उसके हाथ में आ सके। केटीएम दुनिया की प्रमुख हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल कंपनियों में से एक मानी जाती है। चलिए, बुलेटिन के अंत में जाते जाते देते हैं आपको एक काम की खबर। देश में गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी नॉन फॉसिल एनर्जी की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने वाली कोशिश के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज इस साल कंपनी सोलर फोटोबिल्ट यानी कि फोटोबोलिक जो एसेट्स होते हैं वो मॉड्यूल फैक्ट्री शुरू करने जा रही है। कंपनी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो आने वाले सालों में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी भूमिका को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। रिलायंस के प्रेसिडेंट पार्थ पी मेहता ने रॉयटर्स के हवाले से गुरुवार को जानकारी दी कि कंपनी 3 बड़ी फैक्ट्रियों पर काम कर रही है, जिसमें एक सोलर मॉड्यूल फैक्ट्री भी शामिल है। कंपनी का लक्ष्य आने वाले सालों में सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता को 20 गीगावाट पर ईयर तक ले जाने का है। मेहता ने बातचीत में बताया कि अगर ये योजना सफल होती है तो रिलायंस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सोलर PV निर्माता बन सकती है। कंपनी का अनुमान है कि वो चीन के बाहर बनने वाले कुल सोलर PV मॉड्यूल का 14% उत्पादन करेगी। तो ये थे मनी टाइम में आज के तमाम बड़े अपडेट्स, तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।